हाँ बच्चों, कैसे हो? उसके अकॉर्डिंग तो नई क्लास बन गई ना। तो अब बताओ, हम बुक के क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेंट्रीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। एक्स who was closing his books on 31/3/16 failed to take the actual stock which he did only on 9th April when it was ascertained by him to be worth rupees 250। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 पेज नंबर 4.21 पे एक्स ने अपना स्टॉक कब काउंट किया? 31/3/12 को, 31/3/16 को वो फेल हो गया मतलब क्या है? स्टॉक काउंट करने में फेल हो गया। और उसने कब काउंट किया? 9th अप्रैल। और कितना मिला बच्चों उसको स्टॉक? 2,50,000। उसको स्टॉक कितना मिला? 250। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। सेल्स की एंट्री कब कर देते हैं हम सेल्स बुक में? जिस दिन डिस्पैच करते हैं, भेजते हैं। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न इन द रिटर्न बुक्स एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक। सेल्स की एंट्री कब करते हैं? जब गुड्स भेजते हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री कब करते हैं? जब गुड्स वापस रिटर्न होकर के आ जाते हैं। परचेजेज आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। और परचेज की एंट्री कब करते हैं? गुड्स के आने पर या बिल के आने पर? बिल के आने पर। परचेज की एंट्री कब करते हैं? जब बिल आ जाता है, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31st March एंड 9/4 एज पर द सेल्स डे बुक आर रुपीज 17,200। सेल्स कितने की थी? 17,200 की। और परचेज बिटवीन दिस डेट एज पर परचेज डे बुक वाज 1,200। आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल द स्टॉक वाज टेकन। परचेज कितने का हुआ? 1200 का, जिसमें से कितना नहीं मिला था? 500। तो सर मिला ही नहीं, तो इसने एंट्री कैसे कर दी परचेज की? खुद कह रहा है परचेज की एंट्री में मिलने पर करता ही नहीं, बिल आने पर। तो उसका बिल भेज दिया होगा सामने वाले ने, गुड्स अभी ट्रक में आ रहा होगा, ठीक है। तो परचेज की एंट्री खुद कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ बिल आने पर। तो ये कह रहा है कि 1200 की परचेज हुई, जिसमें से 500 अभी तक मिला ही नहीं। गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन दिस डेट अमाउंटेड टू रुपीज 1,000। गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में इनवॉइस आ गए थे जिनके। गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन दिस। इनवॉइस तो कब आ गए थे? मार्च में। मतलब परचेज तो कब हो गई थी हमारी? मार्च में। लेकिन गुड्स आया कब था? 4 अप्रैल। अमाउंटिंग टू रुपीज 1,000। रेट ऑफ जीपी इज 33.33% ऑन कॉस्ट। असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या है? क्या पूछ रहा है? जो 31 मार्च को मेरे गोडाउन में था वो पूछ रहा है, या 31 मार्च को मेरा ओन्ड था वो पूछ रहा है? गोडाउन में था। अब वो पूछा नहीं है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। और आगे क्या करता हूँ? एंड एक्चुअल स्टॉक। एग्जाम में तो नहीं पूछा लेकिन हम दोनों ही निकालेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे? टाइम लाइन। रफ में एक क्या करेंगे? टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे। मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, वो रफ में करके बाद में काट देंगे। करूँ ना? 9th अप्रैल को कितने का स्टॉक है? 2.5 लाख। जब हमने काउंट किया तो 9th अप्रैल को कितने का स्टॉक है? 250। सेकेंड पैराग्राफ में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं बताया हुआ, ये तो कह रहे हैं सेल्स की एंट्री इस दिन करते हैं, परचेज की एंट्री इस दिन करते हैं। सेल्स कितनी हुई? 17,200। सेल्स कितनी हुई? 17,200। सेल्स किस प्राइस पर होगी? सेल प्राइस पर ही होगी, तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। और परचेज कितने की हुई? 1200। उसमें से भी कितना आया और कितना नहीं आया? 500 नोट रिसीव्ड क्वेश्चन कह रहे हैं। तो बाकी क्या है? 700 रिसीव्ड। इसके अलावा एक और बात क्या बता रहे? गुड्स इनवॉइस्ड इन मार्च। खरीद तो कब लिए थे मैंने? मार्च में। ये 31 मार्च। इससे भी पहले यहीं पर ही क्या कर लिया था? इनवॉइस आ गया था, मतलब मैंने परचेज कर लिया था। लेकिन उसकी डिलीवरी कब मिली मुझे? 4 अप्रैल को। उसकी डिलीवरी इसमें मिली। और वो कितने के? बोलो ना अमाउंट। 1,000 का अमाउंट। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? इस दिन आपके पास फिजिकल स्टॉक में क्या था? एक एक करके करें, एक एक करके। पहले हम किसकी बात करते हैं? इस परचेज की बात करते हैं। पहले हम किसकी बात करते हैं? नालायक, परचेज की। परचेज कितने की हुई बताओ पहले? 1200। 1200 में से इसके अंदर कितना आ गया? कितना जुड़ा हुआ है? इस 1200 में जब मैंने यहाँ स्टॉक काउंट किया है तो इसके अंदर कितना जुड़ा हुआ है? 700 जुड़ा हुआ है। इस 1200 में यहाँ कितना जुड़ा हुआ है? 700।
700 ही मुझे मिला है। इस 1200 में कितना है? 700। 500 तो अभी मिला ही नहीं, तो जब मैंने 2.5 लाख काउंट किया तो इसके अंदर कितना मिला मुझे? 700। क्या ये स्टॉक 31 मार्च को इस दिन था क्या? क्या ये स्टॉक 31 मार्च को इस दिन था या नहीं? क्यों नहीं था? क्योंकि ये तो खरीदा ही कब है मैंने? बाद में खरीदा है। मैं अलग शीट बनाता हूँ उसको, इस ट्रांजेक्शन के लिए अलग से बनाता हूँ, सिर्फ इस ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ मुझे कितना मिला? 2.5 लाख। यहाँ मैंने कितना खरीदा? 1200। 1200 में से कितना आ गया? 700। 500 अभी आया ही नहीं, तो पहले तो बताओ इसके अंदर जुड़ा कितना हुआ है? 700। 500 तो अभी आया ही नहीं, इस फिगर के अंदर जुड़ा ही कितना हुआ है? 700। क्या ये 700 यहाँ पर था क्या? नहीं, क्योंकि ये बाद में आया। तो यहाँ का क्या चाहिए? फिजिकल स्टॉक। यहाँ का क्या चाहिए? फिजिकल स्टॉक। तो मुझे किसको माइनस करना पड़ेगा? 700, क्योंकि कितना आकर जुड़ा हुआ है? 700। तो मैं आपको आंसर दिखाऊँ, बेस फिगर क्या ले लिया इसने? 2.5 लाख। लेस कितना कर दिया? 700। लेस कितना कर दिया? 700। अब ये लैंग्वेज आपको अपने आप से लिखनी पड़ेगी, और इसका कोई फिक्स स्टैंडर्ड तो है नहीं, ठीक है? उसको प्रॉपर तरीके से परचेज एक्चुअली रिसीव्ड, तो परचेज तो 1200, उसमें से 500 मिला नहीं, तो कितना मिल गया? 700। तो 700 इसने क्या किया हुआ है? लेस किया हुआ है। माइनस का साइन नहीं लगाया, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? लेस। सिर्फ 700 समझ में आ रहा है ना? बाकी सब गया तेल लेने, सिर्फ क्या समझ में आ रहा है? 700। श्योर? अरे हाँ या ना? यस सर। अब सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। अब मैं इस टोटल में से किसको उड़ा दूँ? परचेज वाला एडजस्टमेंट को हटा रहा हूँ, क्योंकि इसकी अब मुझे ज़रूरत है। तो टाइमलाइन ही उड़ गई। चलो अब बताओ सेल्स कितने की हुई? सेल्स 17,200 का गुड्स। कॉस्ट निकाल लूँगा मैं, जो भी होगी वो इसके अंदर है या नहीं? जो बिक गया है वो इसके अंदर है या नहीं? 250 के अंदर, 250 के अंदर है या नहीं? नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ से क्या हो गया? डिस्पैच हो गया। सेल्स हम रिकॉर्ड ही कब करते हैं? जब डिस्पैच हो जाए, और हमने सेल्स रिकॉर्ड की है, मतलब वो क्या हो गया? डिस्पैच हो गया। क्या वो 31 मार्च को इस दिन था या नहीं? और मुझसे पूछ रहा है इस दिन का फिजिकल स्टॉक, तो इसमें वो था नहीं, लेकिन इसमें था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड। इसके अंदर तो काउंटेड ही नहीं है 2.5 लाख के अंदर, इस दिन वो था, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। और 17,200 की क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। क्वेश्चन में खुद ने ही क्या दे रखी है? रेट 33.33 ऑन कॉस्ट। 33.33 ऑन कॉस्ट। तो 17,200 की कॉस्ट निकाल कर मुझे क्या करना है? ऐड। समझ रहे हो क्या? तो 17,200 की कॉस्ट कितनी आएगी? 12,900। 17,200 की कॉस्ट क्या आएगी? 12,900। ये क्या कहते हैं? 33.33 ऑन कॉस्ट किसके बराबर होता है? 25% ऑन सेल्स। नहीं तो तुम हमारे तरीके से भी करोगे तो क्या होगा? C + P = S। S कितना है? मालूम नहीं, कॉस्ट पर है ना रेट, तो 100 + 33.33, ये कितना आ गया? 133.33। 17,200 डिवाइड बाय 130.33। 3333 कब तक लेना? एंड में, एंड तक लेना कैलकुलेटर में, खाली 33 मत लेना, और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। 333333 कहाँ तक लेना? एंड तक। तो ये तुम्हारा एग्जैक्टली कितना आएगा? 12,900। ठीक है, और इसको क्या कर दिया इसने? ऐड। तो ये समझ गए 12,900, ये क्या समझ गए? 700 समझ गए? ठीक है, बोलो। यस सर। 250 में से क्या माइनस किया? सॉरी, क्या ऐड किया? 12,900, तो ये कितना हो गया? 262,500। अब हर एक के बाद माइनस करने लग गए, तो वर्किंग सीधा लास्ट में ही कर लेता बच्चे। और फिर ये क्या किया? 700 इसने क्या किया? लेस, तो ये आया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट हो जाएगी। सेल्स वाला एडजस्टमेंट भी उड़ा दूँ? एक मिनट। सेल्स वाला भी हटा दिया मैंने। अब लास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा था? गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मार्च। गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, मतलब मार्च में बिल आ गया, मार्च में मेरी परचेज होगी, लेकिन वो मिला कब? 4 अप्रैल। वो मिला कब मुझे? 4 अप्रैल। अब ये बताओ, ये मेरे पास आया कब? 4 अप्रैल को, तो यहाँ पर आया है। बताओ, जब ये 4 अप्रैल को आया मेरे पास, तो क्या ये इस दिन था क्या? 31 मार्च वाला? ये नहीं था। क्या 31 मार्च को मेरा था क्या ये? हाँ मेरा था।
मेरा क्यों था, क्योंकि मैंने परचेज तो इसको कब कर लिया था, लास्ट मंथ में। अगर एक्चुअल पूछा होता ना, एक्चुअल, तब कोई और आंसर होता, वो मैं अलग से समझाता हूँ। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, फिजिकल। तो फिजिकली तो ये 31 मार्च वाले दिन, इस दिन मेरे पास नहीं था, ये यहाँ पर नहीं था, ये मेरे पास कब आया, यहाँ पर आया। और जब मैंने यहाँ पर 2.5 लाख काउंट किया है तो उस 2.5 लाख के अंदर क्या है, जुड़ गया, ये जुड़ गया। लेकिन आया कब है मेरे पास, 4 तारीख को, 31/3 को ये मेरे पास नहीं था। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसने क्या कर दिया। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल स्टॉक की। एक्चुअल स्टॉक में बाकी एडजस्टमेंट तो वही रहते हैं, सेल्स वाला और वो, लेकिन ये फिजिकल, ये जो है ना 1000 वाला, बताओ 31 मार्च को ये एक्चुअली मेरा था या नहीं था। अगर मुझसे क्या पूछा होता एक्चुअल स्टॉक, तो मैं लास्ट वाले एडजस्टमेंट का क्या करता, बताओ 31 मार्च को ये स्टॉक मेरा था या नहीं। तो 31 मार्च का एक्चुअल पूछे तो उसमें ये इंक्लूड होना चाहिए या नहीं। 31 मार्च को ये स्टॉक मेरा ही था और 31 मार्च को एक्चुअल पूछे तो ये मेरा होना चाहिए और इंक्लूड होना चाहिए। और जब मैंने 250 किना तो इसमें ये क्या है, इंक्लूड ही है। तो 250 में ये इंक्लूड ही है या नहीं, इंक्लूड ही है। और 31 मार्च को ये मेरा था, इंक्लूड होना भी चाहिए। तो मुझे कोई फर्दर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात, एक बात इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दो, इस एक्चुअल वर्ड को काट के क्या कर दो, फिजिकल वर्ड। फेल टू टेक द फिजिकल स्टॉक ऑन दिस डेट, जो उसने कब किया, ये 2,50,000 क्या है, फिजिकल स्टॉक। क्वेश्चन में जो एक्चुअल लिखा हुआ है ना ऊपर, इसको काट के क्या कर दो, फिजिकल स्टॉक। क्योंकि हम 2,50,000 को क्या मान रहे हैं, फिजिकल स्टॉक में। इसको एक बार फिजिकल स्टॉक कर, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें कौन सा पता लग रहा, चली गए थे तुम, ठीक है। इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जनरली फिजिकल काउंटिंग ही की जाती है। चलो आगे, इससे इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके ऊपर स्टार लगाओ, इसके ऊपर सुपर स्टार लगाओ, कहाँ स्टार लगाओ इसको, अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। किसका है, हनुमान का। कितने का प्रॉफिट आया हनुमान, 6 लाख। कितने, एक मिनट, कितने का प्रॉफिट आया बच्चों, 6 लाख। आफ्टर कंसीडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹375, उसने कितने का क्लोजिंग स्टॉक लिया है, 3,75,000। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन ऑन स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स, और उसके बाद में बुक्स की स्क्रूटनाइज किया तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली। परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर द शॉप। शॉप में इलेक्ट्रिक फिटिंग करवाई थी, उसको किस में रिकॉर्ड कर लिया, परचेज। अभी आंसर नहीं चाहिए हमें, मैं तो एक बार पढ़ रहा हूँ, मैं समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। आगे, हनुमान gave away goods valued at ₹40,000 as free sample for which no entry was made in the books of account। हनुमान ने फ्री सैंपल कितने का दे दिया, 40,000 का, जिसके लिए उसकी बुक में कोई एंट्री नहीं, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू ₹250 had been entered but the goods were not included in the stock। 2.5 लाख का क्या आ गया, स्टॉक आ गया, और क्या हो गया, स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। परचेज की तो एंट्री कर ली, हैव बीन एंटर्ड मतलब परचेज की एंट्री कर ली, ठीक है। आपको कैसे पता लग रहा है परचेज है, सेल है। इनवॉइस फॉर द गुड्स, इनवॉइस तो किसका हो सकता है, सेल का भी तो हो सकता है। लेकिन आगे क्या लिखा है, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड। सेल्स वाला होता है तो स्टॉक में थोड़ी इंक्लूड होता है, सेल्स होता है तो गुड्स स्टॉक से एक्सक्लूड होता है, सेल्स होता है तो गुड्स स्टॉक से क्या होता है, एक्सक्लूड। ये कह रहे हैं गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, तो इससे क्या पता लग रहा है, ये परचेज। उसके बाद इन March 16 गुड्स 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल। मार्च 16 को मैंने कितने का स्टॉक बेच दिया, 2 लाख का, और डिलीवरी भी दे दी, लेकिन सेल्स कब ली मैंने, अप्रैल में, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट अ मार्जिन ऑफ दिस मच ऑन कॉस्ट, दो अप्रूवल वाज गिवन इन दिस, दीज वर टेकन एज सेल्स ऑफ मार्च, ठीक है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दिया, मैंने अभी कुछ भी नहीं समझाया, मैं एक एक करके सारे एडजस्टमेंट समझाऊंगा। स्टार लगाने का मतलब समझ में आ गया ना, बोलो, पता लग रहा है क्या। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, 2 चीज़ें पूछी है, एक तो वैल्यू ऑफ स्टॉक और दूसरा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर।
एडजस्टेड का मतलब प्रॉफिट्स को क्या करके बताओ, सही। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स को एडजस्ट करके। पक्का, करें स्टार्ट। एक एक करके सारी एडजस्टमेंट को, पहले हम प्रॉफिट सही करेंगे। पहला एडजस्टमेंट लेते हैं, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। मैंने शॉप में क्या करवाया, इलेक्ट्रिक फिटिंग करवाई, तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, असेट थी ना इलेक्ट्रिक फिटिंग, और मैंने उसको क्या कर दिया, परचेजेज अकाउंट डेबिट। मान लो कैश में गया तो टू कैश कर दिया, जबकि वो क्या थी, असेट थी। इलेक्ट्रिक फिटिंग क्या होता है, असेट। उससे आपको लॉन्ग टर्म में क्या मिलता है, एडवांटेज। जैसे आप इन्वर्टर की फिटिंग करवाते हो तो उससे लॉन्ग टर्म में क्या मिलता है, एडवांटेज। तो जो आप इन्वर्टर की फिटिंग के लिए जो आप असेट के रुपए देते हो वो क्या होता है, असेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फिटिंग टू कैश, तो ये तो P&L में आता ही नहीं। आता तो इसका क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है। उसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो मैं क्या मानूँ, कुछ भी नहीं है उसका एडजस्टमेंट। तो कितने की थी ये, 15,000। तो मैंने तो क्या कर दिया, परचेज बढ़ा ली मेरी, कितने की, 15,000। तो जब मैं 15,000 की परचेज बढ़ा ली तो मैंने एक्सपेंस बढ़ाया या इनकम बढ़ा लिया, एक्सपेंस बढ़ा लिया। तो मैंने अपना एक्सपेंस क्या कर लिया, ज़्यादा, जिस वजह से मेरे प्रॉफिट्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। मेरी गलती क्या है, मैंने फालतू में एक्सपेंस बढ़ा लिया। कैसे बढ़ा लिया, एक असेट थी जो सीधी कहाँ जानी थी, बैलेंस शीट में, मैंने उसको क्या मान लिया, एक्सपेंस। और एक्सपेंस बढ़ाने से वो किस में आ गया, P&L में आ गया। एक्सपेंस बढ़ाने से वो किस में आ गया, मतलब ट्रेडिंग में आ गया। ट्रेडिंग में डेबिट आ गया, इससे क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया तो प्रॉफिट्स क्या हो गए, कम। तो मुझे अब एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड। प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो पहले का आंसर क्या होगा, 15,000 प्रॉफिट्स में क्या होगा, ऐड। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट का एक एक करके मैं सारे समझाऊंगा। फर्स्ट का एडजस्टमेंट क्या होगा, 15,000 प्रॉफिट्स में क्या हो जाएगा, ऐड। देखो मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी कितना आ रहा है, 6 लाख। फर्स्ट एडजस्टमेंट की वजह से 15,000 क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, लो आंसर में दिखाई देता है। इसने बनाया P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कब बनता है, जब आपके रेक्टिफिकेशन करना हो, जब आपकी कुछ गलतियां रह गई हो और रेक्टिफिकेशन करना हो, तब आपको क्या बनाना होता है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो 6 लाख में क्या कर दिया आपने, 15,000 ऐड कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फिटिंग असेट बना दिया। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ा दिया और इलेक्ट्रिक फिटिंग को क्या बना दिया, असेट। इलेक्ट्रिक फिटिंग डेबिट हो गया ना, क्या एंट्री होगी, इलेक्ट्रिक फिटिंग डेबिट हो गया टू P&L एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट बढ़ गया और इलेक्ट्रिक फिटिंग असेट बना दिया। श्योर, बाकी सब छोड़ दो, ये बस 15,000 ऐड होगा, ये समझ में आ गया ना, 15,000। मैं इतना इतना टिक कर दूँ, ये हमें समझ में आ चुका। चलो आगे देखो, क्लास में होते तो बोर्ड पे लिख के करता, यहाँ बार बार मुझे शीट बदलनी पड़ती है। समझ तो आई गया ना 15,000। नेक्स्ट क्या, हनुमान gave away free goods valued at ₹40,000 as free sample for which no entry was made in books of accounts। आराम से सोच के बताओ, प्रॉफिट्स कम होंगे, ज़्यादा होंगे, कुछ नहीं होगा, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, और कोई। देखो मैं आज आपको बताता हूँ, फ्री सैंपल की एंट्री करो या ना करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो फाइनल अकाउंट वाले में मैंने आपको समझाया भी था, समझना ध्यान से। मैंने परचेजेस करी 1 लाख की, ठीक है, सेल्स करी मैंने 120, और ये 120 क्या था, इसकी कॉस्ट कितनी थी, 80,000। इस 120 वाले की कॉस्ट कितनी थी, 80,000। मतलब कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का आना चाहिए, 20 का, क्योंकि परचेज करी थी 1 लाख की, 80,000 की कॉस्ट थी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का आना चाहिए, 20। 80,000 की कॉस्ट वाला मैंने कितने में सेल किया, 120। 80,000 की कॉस्ट वाला मैंने कितने में सेल किया, 120। बोलो तो यस सर। तो जीपी कैसे आएगा बताओ, तू परचेज कितना आएगा, 1 लाख,
बाय सेल्स कितना आएगा 120, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का आएगा 20,000, और जीपी कितना आएगा 40,000, और एनपीवी कितना आ जाएगा 40, और कुछ नहीं दिया तो ये ट्रेडिंग है, और ये क्या है P&L। एनपीवी कितना आ जाएगा जीपी 40 और नेट प्रॉफिट भी श्योर। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा अपडेट करता हूँ। परचेज कितने की थी बताओ, सेल्स कितने की थी, कितने की कॉस्ट का था 80, और जो बैलेंस 20,000 है ना was given in, चाहे आप फ्री सैंपल मान लो चाहे चैरिटी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैं ना फ्री सैंपल की कोई एंट्री नहीं कर रहा, ठीक है, कोई एंट्री नहीं कर रहा। मैं इसे दो पार्ट में कंपेयर करवा देता हूँ आपको कि फ्री सैंपल की एंट्री करो या ना करो, प्रॉफिट चेंज हो गई। When entry of free sample is not made, when entry of free sample is made, मैं फ्री सैंपल की एंट्री नहीं करता तो ट्रेडिंग बनवाऊँ मुझसे। परचेज कितने का आया, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक 20, क्लोजिंग स्टॉक बचा कहाँ 80,000, तो मेरे क्या था बेच दिया मैंने, 80,000 बेच दिया, और 20,000 क्या है फ्री सैंपल में। सर आपने उसकी एंट्री नहीं करी तो पड़ा रहेगा, वो पड़ा थोड़ी रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक तो चला गया। वो कह रहा है कि देखो मेरी बात सुनो, ये स्टॉक पड़ा हुआ है, अब मैं इसकी एंट्री करूँ चाहे ना करूँ, मैं इसको किसी को दे दूँ, मैं इसको किसी को भी दे दूँ तो क्या होगा, मैंने अब इसकी एंट्री नहीं करी, मैंने इसको बेच दिया, फ्री सैंपल में दे दिया, मैंने इसकी एंट्री नहीं करी, अब अपने आप आ जाएगा, मेरे हाथों में आ जाएगा अपने आप, क्योंकि वो कहेगा मेरी एंट्री नहीं हुई मैं नहीं जाऊँगा, वो तो चला गया ना। तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमने किससे काउंट किया होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन से। क्लोजिंग स्टॉक तो हमने गिन कर लाया होगा ना, तो गिन कर लाऊंगा तो वो एंट्री हुई। 1 मिनट दो, ये क्या है गुड्स है, ये मैंने क्या कर दिया फ्री सैंपल में दे दिया, ये मैंने क्या दे दिया फ्री सैंपल में, लो जा रहा है ना, देखो वीडियो से गायब हो गया। अब मैंने इसकी एंट्री नहीं करी तो ये अपने आप वापस थोड़ी आ जाएगा, मैं इसकी एंट्री करूं चाहे ना करूं, ये मेरे गोडाउन में तो नहीं मिलेगा मुझे। तो और क्लोजिंग स्टॉक आता कैसे, काउंट करके। क्लोजिंग स्टॉक कोई एंट्री से नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक तो फिजिकल काउंटिंग से आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब फिजिकल काउंटिंग से आता है तो वो मुझे मिलेगा नहीं, तो आप चाहे एंट्री ना भी करो तो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। जो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था ना 20,000 का क्रेडिट साइड में, वो कम हो गया, तो आपका जीपी तो अपने आप ही क्या हो गया, कितने का 20, और P&L में कितना आ गया 20, और नेट प्रॉफिट कितना हो गया 20। जब मैंने फ्री सैंपल नहीं दिया था तो नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा था 40, जो फ्री सैंपल देने के बाद कितना रह गया 20, भले ही मैंने फ्री सैंपल की कोई एंट्री नहीं की। और क्यों फ़र्क आ रहा है इसमें, देखो 1,20 उसमें भी है और इसमें भी है, 1 लाख इधर भी है, लेकिन 20,000 की क्रेडिट साइड से क्या आइटम कम हो गई, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड से कम हो गया, इनकम वाली साइड से। तो अपने आप अब आप एंट्री करो चाहे फ्री सैंपल की या ना करो, क्लोजिंग स्टॉक तो आपने फिजिकल वेरिफिकेशन से लिखा होगा जो कम हो गया होगा, और आपका प्रॉफिट अपने आप ही कम होगा। ठीक है, अब आप जो एंट्री करते हो जरा मुझे बता दो, वो आप क्या एंट्री करते हो, फ्री सैंपल टू परचेजेस करते हो। आप जो एंट्री करते हो वो क्या करते हो, फ्री सैंपल टू परचेजेस। तो इससे क्या होता है, सेल्स आपकी उतनी आएगी 1,20, परचेज कितने की होगी 1 लाख माइनस 20,000, तो परचेज कितने का आ गया 80 का आ गया। परचेजेस नेट कितने की आ गई 80, जीपी कितने का हो गया 40, और फिर आपने उसको कहाँ लिखा P&L में। फिर आपने उसको जब P&L में लिखा तो बताओ बच्चों क्या हुआ, नेट प्रॉफिट वापस 20 हो गया। कैसे हो गया, यहाँ जीपी लिखा 40 और वो फ्री सैंपल आप P&L में क्या करते हो
डेबिट भी तो करते हो, तो फ्री सैंपल आप P&L में डेबिट भी तो करते हो, तो नेट प्रॉफिट वापस कितना होगा? तो आप फ्री सैंपल की एंट्री करो भले ही ना करो, और आप खुद देखो इस एंट्री से आपने कहाँ लॉस बुक किया। फ्री सैंपल एक्सपेंस है, फ्री सैंपल एक्सपेंस है, आपने एक एक्सपेंस बढ़ाया, और परचेज क्या है? एक्सपेंस, जिसको आपने कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो आपने एक एक्सपेंस क्या कर दिया? कम, और दूसरा एक्सपेंस क्या कर दिया? ज़्यादा। तो प्रॉफिट पर कहाँ इम्पैक्ट पड़ा? प्रॉफिट पर तो इम्पैक्ट किस वजह से पड़ा था? क्लोजिंग स्टॉक गायब हो गया था। फ्री सैंपल में देने की वजह से क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? कम। तो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट किस वजह से पड़ता है? क्लोजिंग स्टॉक देने से। फ्री सैंपल की एंट्री से प्रॉफिट चाहे करो चाहे ना करो, नेट प्रॉफिट विल रिमेन द सेम, ओनली जीपी विल चेंज। नेट प्रॉफिट या अल्टीमेट प्रॉफिट विल रिमेन द सेम। और जीपी क्यों चेंज है? क्योंकि ट्रेडिंग से मैंने कितना कमाया था? 40। ये करते क्यों हम? जीपी को सही करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग से तो मैंने 80,000 का माल ही एक पीस में बेचा था ना, ट्रेडिंग सही निकालने के लिए। ट्रेडिंग से तो मैंने 40 कमाया था, और फ्री सैंपल दिए कर कितना रह गया मेरा? 20। यहाँ ट्रेडिंग से ही ऐसे लगता है कि मैंने कितना कमाया था? 20। तो हम फ्री सैंपल की एंट्री किस लिए करते हैं? ट्रेडिंग को सही करने के लिए, ना कि कोई लॉस बुक करने के लिए। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप इसमें कौन सा वीडियो देखो? फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में कौन सा वीडियो देखो? यूज ऑफ गुड्स फॉर पर्पजेज अदर देन सेल। उसमें मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों किया हुआ है। अभी तो हम इन्वेंट्री पर है, अब मुझे बताओ फ्री सैंपल की एंट्री नहीं करी तो क्या होगा? प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है? फ्री सैंपल की एंट्री करो चाहे ना करो, क्लोजिंग स्टॉक गायब हो जाता है, इस वजह से मेरे प्रॉफिट क्या हो जाते हैं? कम। तो उसने कहा कि हमने फ्री सैंपल की एंट्री नहीं करी, प्रॉफिट पर बताओ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक कह रही थी ज़्यादा होगा, दूसरा कह रही थी, दूसरा कह रहा था कम होगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो, जब फ्री सैंपल के बिना मेरा फ्री सैंपल नहीं दिया था तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 40 आ ही रहा था। जब मैंने फ्री सैंपल नहीं दिया था तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा था? 40। फ्री सैंपल दिया मैंने, कितने का फ्री सैंपल दिया? 20,000 का फ्री सैंपल दिया, और मैंने फ्री सैंपल की एंट्री नहीं भी की। व्हेन द एंट्री ऑफ फ्री सैंपल इज नॉट मेड, तो भी मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 20 ही रह गया। जो बिना फ्री सैंपल के कितना आ रहा था? 40 आ रहा था, वो फ्री सैंपल के बाद कितना रह गया? केवल 20 रह गया, भले ही मैं एंट्री ना भी डालूं। तो आई डोंट नीड टू पास एनी एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री सैंपल। प्रॉफिट विल रिमेन अनऑल्टर्ड। प्रॉफिट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फ्री सैंपल की एंट्री डालो चाहे ना डालो। प्रॉफिट गेट्स रिड्यूस्ड बाय वे ऑफ रिडक्शन इन क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट क्यों कम होता है? क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाता है? कम। पक्का? तो चलो आगे। तो बताओ उसका क्या करूं? सुपरस्टार का पर्पस समझ गए? बताओ, तो इस 40,000 की एंट्री नहीं करी तो प्रॉफिट बढ़ाऊं या कम करूं? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अपने आप कम हो गया होगा, क्योंकि उसका क्लोजिंग स्टॉक काउंटिंग में क्या आया होगा? कम आया होगा, और अपने आप प्रॉफिट क्या हो गया होगा? ठीक है। फिर भी हम एंट्री करते क्यों हैं, वो जानने के लिए आप फाइनल अकाउंट वाले वीडियोस देख लेना, उसमें समझाया होगा कि एंट्री करते क्यों। ठीक है। प्रॉफिट सही नहीं होता, प्रॉफिट चेंज होता ही नहीं। आप बताओ, आप एंट्री करते क्या हो? एक्सपेंस डेबिट, एक एक्सपेंस आपने बढ़ा दिया, फ्री सैंपल डेबिट या एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेज। दूसरा एक्सपेंस आपने क्या कर दिया? कम। तो क्या फर्क पड़ना है प्रॉफिट पे? कुछ भी नहीं। तो अब या तो क्या करो, कुछ भी मत करो, और या अपने होने का एग्जिस्टेंस का क्या करो? एहसास तो दिलाओ। 40 बढ़ा के 40 क्या करता हूँ? कम। ठीक है। अब मेरी बात नहीं चलती है, किसकी चलती है? जीजू की। जीजू अभी आए होंगे, जीजू राखियों। बताओ, घर में खूब होती है, चाहे सही हो चाहे गलत माननी पड़ती है। जीजा जी फूफा जी तो ऐसे करेक्टर है, तो ऐसे ही को आप फूफा जी भी बोल सकते। तो इसने नालायक ने क्या किया? 40 बढ़ा के 40 काट, ऐसा कर दिया। ठीक है, ऐसे कर देना एडवर्टीजमेंट और इधर स्टॉक लिख के, जिससे कि कोई नाराजगी नहीं। सैंपल समझते हो क्या? सैंपल किसको बोलते हैं? सैंपल नमूनों को पता है क्या? सैंपल किसको बोलते हैं? हमारे पास बैठे 3, चलो उसको तो रहने दो, नहीं 2-2 सैंपल बैठे हैं हमारे पास। सैंपल समझते हो क्या? सॉरी। तो सैंपल है हमारे पास, 2-2 सैंपल है, देखो दोनों तरफ आए सैंपल। ठीक है, चलो समझ तो गए ना? तो कोई एंट्री करनी है क्या बच्चों इसकी? ये टच क्या होता है? एग्जाम में करना ना, हालांकि प्रॉफिट पर इम्पैक्ट ना पड़ता, आप इसको छोड़ भी देते। नेक्स्ट पर आओ। हाँ बिल्कुल करनी है।
इनवॉइसेस पहुंच जाए यार, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹250, लेकिन करनी अगर ये है वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। कितने का माल खरीदा? 2.5 लाख का 27 मार्च को, और इसको स्टॉक में इंक्लूड ही नहीं किया। बताओ, अगर आप गुड्स परचेज करो और अभी तक सेल ना हो तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्वेश्चन सुन लिया मेरा। आपने परचेज करके रख लिया गुड्स, अभी तक सेल नहीं हुआ है तो प्रॉफिट होगा या लॉस? कुछ भी नहीं होगा। कैसे नहीं होता बताओ? जब आप परचेज करते हो तो आप एंट्री कर लेते हो क्या, परचेज टू कैश या क्रेडिटर्स। इससे आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिख देते हो? टू परचेज। तो सेल नहीं हुआ तो आपका लॉस कैसे अवॉइड हो जाता है? आपने डेबिट तो कर ही दिया, फिर भी कैसे अवॉइड हो जाता है? आप इधर क्या लिख देते हो? क्लोजिंग स्टॉक। अगर वो सेल नहीं हुआ तो आप इधर वापस क्या लिख देते हो बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। इधर क्या लिखते हो? परचेज, और इधर वापस क्या लिख देते हो? क्लोजिंग स्टॉक। श्योर? तो अगर आपने कुछ परचेज कर लिया और सेल नहीं हुआ तो कोई लॉस बुक नहीं होता, अनलेस उसका मार्केट प्राइस कम हो जाए। अब कल को इसका मार्केट प्राइस 70 हो गया तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस का लोअर बुक करते हैं, लेकिन जनरली मार्केट प्राइस कम नहीं होता तो लॉस बुक नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसको किस में लेना तो पड़ेगा आपको? स्टॉक में। अगर आप स्टॉक में लोगे ही नहीं तो क्या होगा? वो खाली किस में रह जाएगा? परचेज में, और स्टॉक में लिया ही नहीं तो आपका लॉस बुक हो जाएगा। तो वही है हमारा एडजस्टमेंट कि हमने परचेज कर लिया और स्टॉक में नहीं लिया। परचेज कर लिया, परचेज की एंट्री कर ली तो यहाँ तो आ गया, लेकिन स्टॉक में लेना उसको भूल गए। तो स्टॉक में लेना भूल गए तो हमारा क्या चार्ज हो गया? लॉस। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? बढ़ा देंगे प्रॉफिट्स। पक्का? भाई मैंने गुड्स परचेज कर लिया, परचेज की एंट्री तो मैंने डाल ली तो मैंने लॉस बुक कर लिया, और स्टॉक में काउंट करना भूल गया तो ये सिर्फ कहाँ रह गया? डेबिट में। डेबिट में रहने की वजह से लॉस बुक हो गया परचेज में। तो मुझे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। अब बताओ ये, अब मैं आपको अभी छुड़वा दूं तो क्या होगा? ये क्वेश्चन वास्तव में कब करवाना चाहिए मुझे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री का। सिखा क्या रहा हूँ? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन मैं अभी छुड़वा नहीं सकता क्योंकि तुम लोग मेरे को पर्सनली जानते नहीं हो और तुम्हें डाउट होगा कि इसको आता ही नहीं होगा, इसलिए करवा रहा हूँ। नहीं तो जब अगर फेस टू फेस क्लासेस चल रही होती और 2-3 महीने तुम पढ़े होते तो मैं इसको कभी भी इन्वेंट्री के साथ करवाता ही नहीं। मैं इसको कब करवाता हूँ? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हम कर ही क्या रहे रहते? अब इंस्टीट्यूट वाले निकम्मे हैं, उन्होंने किस में डाल दिया? इन्वेंट्री में। और उन्होंने इन्वेंट्री में क्यों डाल दिया? क्योंकि ये जितनी भी एरर्स है वो किससे रिलेटेड है? स्टॉक से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने इन्वेंट्री में उनको बेटर लगा। लेकिन मुझे ये बेटर कहाँ लगता है? रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन के बाद करवा दूँ? बोलो सर। पूरा ही करवाऊंगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ, मैं तो पूरा ही करवाऊंगा। लेकिन क्या है प्रॉपर जगह इसकी? क्या है? रेक्टिफिकेशन के। इन्वेंट्रीज फॉर द गुड्स अमाउंटिंग टू ₹250 हैव बीन एंटर्ड। हैव बीन एंटर्ड का मतलब परचेज की एंट्री हो गई, बट नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। तो मुझे 2.5 लाख क्या करना पड़ेगा? ऐड। मैं पागल हूँ क्या? आधा करा के छोड़ दूंगा? आधा करा के छोड़ दूंगा तो पक्का ही हो जाएगा कि जितना आता था उतना तो करा दिया। अब सुनो, तो 2.5 लाख मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 2.5 लाख मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना। पक्का? नेक्स्ट, इन मार्च गुड्स 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड। माल बेच दिया तो डिलीवरी तो होनी थी। वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल। तो हम किस साल का प्रॉफिट निकाल लें? मार्च तक का। हम कहाँ तक का निकाल लें? 31 मार्च तक का। तो सेल्स मैंने मार्च की कहाँ पहुँचा दी? तो अगले साल की सेल्स बढ़ गई, तो अगले साल का जो सही करना है। लेकिन इस साल में मार्च तक का क्या करूँ? सही तो करूँ, क्या करूँ? प्लस या माइनस? करिए सही। सेल्स मैंने मार्च की कहाँ बुक कर दी? नालायक, अप्रैल में। तो बताओ मेरा मार्च का प्रॉफिट कम हो गया है ज़्यादा? ये जो होता है ये सोचने के लिए हैं, जब आता है ना आंसर तब तो तुरंत बोल दो। अब बताओ, ये मार्च की बच्चों मेरी सेल्स थी, ये मार्च मंथ है। इस मंथ की सेल्स मैंने कहाँ बुक करी? अप्रैल में। तो मेरा मार्च की सेल्स क्या हो गई? कम बुक हुई। तो सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कम। सर आपका स्टॉक, आपने अगर उसको सेल्स नहीं माना तो क्या कर दिया होगा? स्टॉक में बढ़ा लिया होगा? नहीं, साफ कह रहा है कि स्टॉक मैंने क्या कर दिया था? डिलीवर कर दिया था। स्टॉक डिलीवर कर दिया था तो मेरा स्टॉक क्या है? चला गया था। तो स्टॉक में तो काउंट नहीं हो रहा, स्टॉक में वो काउंट नहीं हो रहा। कुछ बच्चों के क्या डाउट आते हैं कि सर सेल्स नहीं माना तो स्टॉक में तो था, लेकिन स्टॉक में से तो वो डिलीवर हो गया। साफ साफ कह रहा है सोल्ड एंड डिलीवर इन मार्च। इन मार्च गुड सोल्ड एंड डिलीवर, बट सेल्स कब बुक करी? अप्रैल। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, दूसरी शीट पर जाना।
100 रुपये का स्टॉक था मान लो, और कितने का बेचा मैंने, 120 में, तो सेल्स आती है 120 की, और इधर परचेज में कितना होता, 100, और क्लोजिंग स्टॉक में आता ही नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, परचेज में बुक किया या नहीं, यस किया। परचेज की तो एंट्री करी होगी ना, परचेज तो पक्का किया होगा इसको, तो परचेज में तो 100 लिया ही होगा। सेल्स में लिया या नहीं, नहीं लिया, तो सेल्स में नहीं लिया। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सेल्स नहीं माना तो किस में जोड़ दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक में, लेकिन नहीं लिया क्लोजिंग स्टॉक में। क्यों नहीं लिया, डिलीवर हो चुका था। तो सही था ये, सही था ये, क्या था, 100 परचेज और 120 सेल्स, तो मेरा जीपी कितना आना चाहिए, 20। अब मेरा गलत करने से ये मेरा क्या था, करेक्ट, ये होना चाहिए था। इनकरेक्ट करा मैंने, क्या किया, सेल्स में नहीं लिया, लेकिन स्टॉक में भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिलीवर हो चुका है। तो मेरे तो 100 रुपये का लॉस बुक हो रहा है, जबकि 20 रुपये का क्या आना था, प्रॉफिट। तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 120, मतलब पूरी सेल प्राइस के बराबर प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेगा, पूरे सेल प्राइस के बराबर प्रॉफिट बढ़ाने पक्का। तो सीधी सी बात है, एक सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई, तो सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई तो स्टॉक फिर भी गलत नहीं होता, क्योंकि स्टॉक क्या होता है, चला जाता है। सीधा सिंपल सा सोचो, मैंने एक सेल्स, ये सेल्स है, ये 120 की है, ये मैंने स्टॉक दे दिया, डिलीवर कर दिया, स्टॉक मेरा क्या हो गया, डिलीवर हो गया। अब बताओ क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक गलत काउंट होगा क्या, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में तो अकाउंट होगा ही नहीं। बस एक सेल्स की एंट्री नहीं डाली तो सेल्स को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, पूरा सेल प्राइस के बराबर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सेल प्राइस के बराबर मुझे प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। बताओ क्या करूं इसका, 4th का 2 lakhs क्या करूंगा, ऐड देख लो आंसर। बाय सेल्स कितना आ गया, 2 lakhs शॉर्ट। अब क्या रह गया, 5th के गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न एट अ मार्जिन ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। तो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, दीज वर टेकन एज सेल्स। हमने कब की सेल्स मान ली इसको, दीज वर टेकन एज सेल्स ऑफ मार्च। हमने कब सेल्स मान ली, जब हमने भेजा, मार्च में भेजा था हमने। सेल और रिटर्न का मतलब क्या होता है, पहले फाइनल अकाउंट वाले वीडियो देखे हैं क्या सारे, उसमें करवाया हुआ है, लेकिन नहीं देखे, इसलिए इतना रिपीट कर देता हूँ जितना यहाँ पर जरूरत है। ठीक है, जितना यहाँ पर जरूरत है। ये 31 मार्च, तुम्हारा नाम तो ले ही सकते हो, ये तुम भी लड़के हो, इनको लड़कियों के तरह, तो मैं मुदित का नाम तो ले ही सकता हूँ, ध्यान है ना थोड़ा। अब सुनो, मेरी शॉप है और मुदित मेरे पास आया। मेरी शॉप किस चीज़ की है, आज मैं शर्ट बना रहा हूँ। मेरी शॉप किस चीज़ की है, शर्ट। मुदित क्या ये फैशन है, ये जानबूझ के बड़ा बना है, नालायक, गलतियाँ निकाल लो। अब सुनो, मैं इधर पेंटिंग की क्लासेस चला रहा हूँ, बस ठीक। अब सुनो, तो ये क्या है, शर्ट, ये किसको पसंद आ गई, मुदित को। मुदित क्या बोलता है, मुझे सर ये शर्ट खरीदनी है, ये रंग बिरंगी मस्त लग रही, ट्राई कलर। तो मैंने इसको क्या बोला कि हाँ ले लो, तो मुदित कहता है सर ऐसे कैसे ले लो, मेरी चलती थोड़ी है घर में, चलती किसकी है, पापा की। बताओ, थोड़े टाइम बाद जब मेरा होता मुदित की जगह तो क्या बोलता, वाइफ की। लेकिन ठीक है, मुदित अभी क्या बोल रहा है कि चलती किसकी है, पापा की। तो मैं कहा ठीक है, एक काम करो, आप ले जाओ और पापा को दिखा देना, पसंद आ जाए तो रख लेना, अदरवाइज क्या है लौटा देना। अब मान लो कि मुदित को यहाँ पसंद आई नेक्स्ट ईयर, तो मेरी सेल्स तो यहाँ हुई मानी जाएगी। मुदित को यहाँ पसंद आई तो मेरी सेल्स तो नेक्स्ट ईयर की मानी जाएगी। भले ही मुदित लेकर यहाँ गया था, लेकिन सेल कब मानी जाएगी, व्हेन द गुड्स आर अप्रूव्ड बाय मुदित, ना कि व्हेन गुड्स आर गिवन टू मुदित। तो अब हुआ क्या, मैंने सेल्स कहाँ मान ली, यहाँ मान ली। मैंने सेल्स कहाँ मान ली, यहाँ मान ली। क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट है कि सेल्स गुड्स कब अप्रूव हुए, नेक्स्ट ईयर में, लेकिन हमने सेल्स कहाँ मान ली, यहाँ। और बताओ 31 मार्च को ये स्टॉक पड़ा भी किसके पास होगा, मुदित के पास। तो बताओ मैंने एंट्री क्या कर ली, पिछले ही साल में। मान लो इस कुर्सी की कॉस्ट कितनी है,
100 रुपीज़। तो मैंने मुदित को कितने में बेचा होगा? 100 में बेचा होगा या महंगा? महंगा। देखो स्टूडेंट भाईचारा अपनी जगह, बिजनेस क्या है अपनी जगह। तो 100 का 100 पे थोड़ी बेचूंगा, कितने पे बेचा होगा? 120 पे। तो मैंने सेल्स कितने की रिकॉर्ड कर ली? 120। और मैं इनकरेक्ट ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। इनकरेक्ट क्या हो गया? सेल्स कितने की रिकॉर्ड हो गई? 120। सेल्स कब रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? नेक्स्ट ईयर में। और स्टॉक में आएगा क्या ये? नहीं, क्योंकि अप्रूवल बेसिस पर गया हुआ है। तो वो किसके यहाँ पड़ा है? मुदित के यहाँ। अप्रूवल बेसिस पर गया हुआ है तो फिजिकल काउंटिंग में आएगा ही नहीं। अब आप मुझे बताओ करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होते हैं? करेक्ट बताओ बच्चों। सेल्स में आना चाहिए या नहीं? स्टॉक में आना चाहिए। किससे? कॉस्ट से। तो 100 रुपये का स्टॉक लेना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कर दिया? 120 की सेल्स। तो या तो आप क्या कर दो, इस स्टॉक में जो नेट प्रॉफिट है 20 रुपये वो कम कर दो। 100 रुपये का स्टॉक लाना, या तो ऐसे अलग अलग देख लो कि 120 को क्या कर दो? रिवर्स। सेल फालतू में बुक होगी तो उसको तो क्या कर दो? रिवर्स। तो सेल्स की वजह से आप प्रॉफिट को क्या कर दो? माइनस। और स्टॉक जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया, उसको क्या कर दो? प्लस। तो सेल प्राइस से तो क्या 120 रुपया, मतलब सेल प्राइस से तो प्रॉफिट क्या कर दो? कम। क्योंकि ये फालतू में सेल्स मान रखा है तो इसको हटा दूं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सारा ही खाली। जबकि मुझे क्या लाने हैं? 100 लाने। तो सेल प्राइस कितने से बढ़ा हुआ है? 120 से। तो 120 रुपये से सेल्स तो क्या कर दो? कम। और क्रेडिट साइड में कितने का स्टॉक लाना पड़ेगा? 100 का। तो कॉस्ट के बराबर के प्रॉफिट्स तो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और सेल प्राइस के इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? कम। पक्का समझ रहे हो ना कि इसको मुझे स्टॉक में लाना है, तो स्टॉक में लाना है तो ले आऊंगा, और सेल्स में से हटाना है। सेल्स में से क्या हटेगा? सेल प्राइस। और स्टॉक में क्या आएगा? कॉस्ट। नेट 20 भी माइनस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अब बताओ कितने की कॉस्ट थी गुड्स की? 75। अरे 100 तो मेरा एग्जांपल। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 75। तो स्टॉक में लाना कितना है? 75। और सेल्स में से हटाना कितना है? 1 लाख। बताता हूँ 1 लाख कॉस्ट में लाना कितना है? 75। और हटाना कितना है? 1 लाख। 1 लाख कैसे आया? 75,000 क्या है? कॉस्ट। और रेट भी किस पर है? कॉस्ट पर। तो कॉस्ट 100, 33.33। और सेल कितना आ गया? 133.33। तो यहाँ कितना आएगा? 100। और यहाँ कितना आएगा? 130। और ये पूरा एंड तक लिया करो, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो आप इनके जैसे ही करते हैं, ठीक है? समझ गए क्यों स्टार्ट हो रहा था? एक से एक है। बढ़िया क्वेश्चन। पक्का? अरे बोलो। यस सर। इस क्वेश्चन को 2 बार करना प्लीज, ठीक है? अभी भी इसमें एक चीज़ बाकी है, वो मैं अभी नहीं करा रहा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपको याद है ऐसे ही भूलते हैं बच्चे पेपर में, एग्जाम में बाहर आके सर बोलते। मैंने आपसे स्टार्ट किया था जब 2 बातें पूछी हुई है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। और आप इतना निकाल के बाहर आएंगे, बाद में क्या कहेंगे? हमारे नंबर तो कट गए, सी इंस्टीट्यूट का तो की कर। दूसरी चीज़ तो निकाल ही नहीं रहा, ठीक है? ये कोशिश करना। और मैं कल करवाऊंगा, क्यों मैं जानबूझकर क्यों कराऊंगा? ताकि एक बार क्वेश्चन